हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। उसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये उसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी हमारे इंडिया में, उसका नेचर क्या था, ठीक है। वो कैसे बाकी की कंट्रीज़ की जो पार्टीज डोमिनेंट हैं उनसे कैसे वो डिफरेंट है। तो जैसे देखो, चाइना, क्यूबा और सीरिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का वही परमिट कर देता है कि आप सिंगल पार्टी रूल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिक है, कि आप कोई भी जो है पार्टी आके इलेक्शंस लड़के, ठीक है, रूल कर सकती है। लेकिन चाइना, क्यूबा, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ कर देते हैं कि हाँ, आप एक ही पार्टी का रूल हो सकता है, ठीक है। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया, ये भी वन पार्टी स्टेट्स रह चुकी हैं ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। मतलब यहाँ पे भी वन पार्टी का रूल है, क्योंकि लीगल ऐसे वहाँ पे तरीके ही ऐसे हैं, और या फिर मिलिट्री का रूल आ जाता है, जैसे पाकिस्तान में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ सालों पहले मैक्सिको और साउथ कोरिया, ताइवान, ये तीनों भी वन पार्टी स्टेट्स रह चुकी हैं, मतलब कि एक ही पार्टी बार बार रूल करती है। इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, मतलब जहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस। हमारे इंडिया में वन पार्टी सिस्टम नहीं था, हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था, कि कोई भी आके इलेक्शंस लड़के जीत सकती है। लेकिन फिर भी एक ही पार्टी डोमिनेंट क्यों हो रही थी, इसका क्या रीज़न था? वो हमने सब पढ़ा ही है कि क्योंकि वो उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक्वायर किया था। जवाहरलाल नेहरू बहुत कैरिस्मेटिक लीडर थे, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, वो हमने सबने पढ़ा है, ठीक है। बट इंडिया में क्या था कि जो इलेक्शंस हो रहे थे वो डेमोक्रेटिक कंडीशन से हो रहे थे। वन पार्टी में तो डिक्टेटर की तरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंडीशंस में भी बार बार कांग्रेस जीती जा रही थी। फ्री एंड फेयरली इलेक्शंस हो रहे थे, सब रिप्रेजेंटेशंस जो उनके खड़े थे पार्टी के सिंबल्स के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी कांग्रेस बार बार जीती जा रही थी। दिस वॉज सिमिलर टू द जो साउथ अफ्रीका में हुआ था अपार्थाइड सिस्टम को एंड करने के बाद, जो वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, एएनसी, वो बार बार जीती जा रही थी, ठीक है। ऐसे ही था कि इंडिया में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी की डोमिनेंस थी। तो ये डिफरेंस था वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ही हुआ है कि कांग्रेस की बार बार डोमिनेंस क्यों हो रही थी, वो आपको सबको रीजंस पता ही हैं। एक और इसमें रीज़न आता है फर्स्ट ब्लॉक एडवांटेज। इसका मतलब कि उन्होंने लेगेसी एक्वायर की थी फ्रीडम स्ट्रगल की, वही सारे लीडर्स कांग्रेस के मेंबर्स थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, ठीक है। लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो हमारी नेशनल मूवमेंट हुई थी सारी ब्रिटिशर्स को इंडिया से दूर करने के लिए और इंडिया को आज़ाद करने के लिए, वही लीडर्स थे, वही अभी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली लोग उनको सपोर्ट करेंगे ही। देन इट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी थी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लोग यहाँ पे रहते थे। इट वॉज अहेड ऑफ अदर पार्टीज, बाकी पार्टीज अभी बनना शुरू हो रही थी ऑपोजिशन पार्टीज, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी इतनी ऑर्गेनाइज थी। तो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल ऑल्सो, मतलब इतनी हायरार्की थी उनकी कि, ठीक है, वो सेंटर के लेवल पे भी थी, नेशनल लेवल पे भी थी, ठीक है, और छोटे लेवल पे भी, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। इसके लिए उसको फर्स्ट ब्लॉक एडवांटेज था, मतलब हर चीज़ में वो पहले ही आ जाती थी, हर चीज़ में वो फर्स्ट थी। तो हर चीज़ में जो पहले नंबर पे होगा तो ऑब्वियसली हर जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करेगा। तो फर्स्ट ब्लॉक एडवांटेज जो है वो कांग्रेस के पास थी। अभी हमने पढ़ना है आगे कि कैसे कांग्रेस जो एक सोशल कोएलिशन और एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन दोनों थी, हमने ये भी पढ़ना है, ठीक है। सोशल कोएलिशन मतलब जो ग्रुप हो, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आके जुड़े हैं, उसको बोलते हैं कोएलिशन। तो सोशल कोएलिशन मतलब लोगों की डिफरेंट सोसाइटी में कैसे एक कोएलिशन बन गई थी कांग्रेस। तो देखो, जब 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई थी तब वहाँ पे मेनली एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग, रिच लोग, कॉमर्शियल क्लासेस ही उसका मेंबर थे, मतलब मेनली जो इलाइट पीपल हैं वही उसका मेंबर थे। लेकिन ठीक है, उसमें डोमिनेट कौन से थे, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे, अर्बन इलाइट थे, अपर कास्ट, जो मतलब पहले के टाइम में कांग्रेस बनी थी तब उसमें बहुत ज़्यादा अपर लोग रहते थे, ठीक है, डाउन लेवल के लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी बाय एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लासेस। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग उसमें जुड़ने शुरू हो गए, जैसे कि डाइवर्स ग्रुप विद कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप्स जुड़ने शुरू हुए जो कि बहुत डाइवर्स थे, ठीक है, जो कि आपस में कन्फ्लिक्टिंग थे लेकिन फिर भी वो उसका पार्टिसिपेट करते थे। वो कौन से थे? जैसे कि रूरल पीपल और अर्बन पीपल, वो दोनों कन्फ्लिक्टिंग है। देन इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स, ये दोनों भी डिफरेंट हैं। देन ओनर्स एंड वर्कर्स, जो ओन करते हैं वर्क, वो भी डिफरेंट हो गए। मिडिल अपर क्लास, अर्बन डिवेलपर्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोग जो थे वहाँ पे उसका पार्टिसिपेट कर रहे थे। देन अभी एग्रीकल्चरल लीडर्स भी ज्वाइन होने शुरू हो गए, जिससे कि उनको रूरल ओरिएंटेशन भी मिल गई। अभी गाँव के लोग भी उसमें जुड़ना शुरू हो गए, एग्रीकल्चरल लोग भी, ठीक है। तो इससे जो कांग्रेस थी
वो एक रेनबो लाइक कोलिशन बन गई थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के लोग उसमें जुड़ रहे थे, रीजन के, रिलीजन्स के, क्लासेस के, लैंग्वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब जुड़ के एक सोशल कोलिशन बन गई कांग्रेस। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अभी आइडियोलॉजिकल मतलब जिनके विचार भी मिलते थे, ऐसी विचारों को जोड़ के एक कोलिशन बन गई, ठीक है। अभी कौन कौन से विचार जो थे पूरे कांग्रेस में प्रेजेंट थे? रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट। रेवोल्यूशनरी मतलब जो एकदम से रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, एकदम से बहुत वास्ट चेंज लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो पीस में, शांति में विश्वास करते हैं, होते हैं पैसिफिस्ट। देन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने विचारों वाले होते हैं। रेडिकल मतलब जो एकदम से वो भी ग्रेट चेंज लाए, वो होते हैं रेडिकल। एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत एक्सट्रीम में विश्वास रखते हैं कि एक्सट्रीम मेजर्स अपनाओ। मॉडरेट मतलब जो बोलते हैं कि धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। राइट, कैपिटलिस्ट वाला, ठीक है, मतलब जो कि फ्री इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। लेफ्ट मतलब जो सोशलिस्ट पार्टीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें ग्रुप्स, इंटरेस्ट, डिफरेंट लोग थे और सबकी अपनी आइडियोलॉजी थी, इसलिए सबका जुड़ाव हो गया, कोलिशन बन गई। फिर हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या थी, कैसे वो टॉलरेंट करती थी और मैनेज करती थी पूरे फैक्शंस को, ठीक है। कोलिशंस अभी उसकी एक स्ट्रेंथ बन गई थी। कोलिशंस जैसे तो कोलिशन से नुकसान ही होता है क्योंकि हर तरह के लोगों को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो गई थी कोलिशन से। वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस हर किसी को अकोमोडेट कर रही थी जो भी उसमें जुड़ रहा था। इट अकोमोडेटेड ऑल दोस्त, मतलब सबको वो ऐसे खुली बाहों से स्वागत कर रही थी कि आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ द कोलिशन। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है हमें, एक तरह से एडजस्टमेंट करनी है। इंक्लूसिवनेस मतलब हमें सबको साथ इंक्लूड करना है। देन अभी ऑपोजिशन के प्रोग्राम्स, आइडियोलॉजी, वो ऑलरेडी कांग्रेस में देखो, अभी कभी ऑपोजिशन में ये दो लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में यही गांव से, जो मान लो एक गांव ही है, ठीक है, ये गांव के दो लोग अलग पार्टी से हैं और इसी गांव के दो लोग इस पार्टी में हैं और बाकी के कांग्रेस के मेंबर्स भी हैं, बाकी जो भी कांग्रेस के मेंबर्स हैं। तो अब देखो, जो ये दो चीज़ें सोचेंगे वो ऑलरेडी ये दो जाने अगर नहीं भी सोचेंगे तो ये दो सोच सकते हैं, ये दो सोच सकते हैं, ये दो सोच सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे इस कोलिशन में। तो जो भी कुछ ये सोचते, जो भी कुछ प्रोग्राम्स ये बनाएंगे, ऑब्वियसली वो इसमें इंक्लूडेड होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे जो है सोच की अमाउंट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो भी कोई प्रोग्राम्स, आइडियोलॉजी कोई और बनाता था वो ऑलरेडी कांग्रेस में इंक्लूड हो जाती थी, तो उनके पास कोई अलग अपने आप को शो करने के लिए चीज़ ही नहीं रहती थी, ठीक है। अभी वो ग्रेटर टॉलरेंस करते थे इंटरनल डिफरेंसेस। अगर इनमें सब में कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो ऑब्वियसली उनको पता है कि हमको सबको सॉल्व करके चलना है आगे। दे हैव टू स्ट्राइक बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज़। तो हर इशू पे एक कॉमन बैलेंस लेके चलते थे जिससे कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। फैक्शंस भी कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ थी। कैसे? अभी फैक्शंस होता क्या है? फैक्शंस वो होते हैं, जैसे इसी यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये जो लोग हैं, इनमें ये दो लोग मानते हैं कि हमें ये प्रोग्राम नहीं करना। मान लो सैनिटेशन की है कि हमें फ्री वाटर देना है, ये मानते हैं कि नहीं, हमें नहीं पानी देना, हमें लगता है कि पानी देने से हमारा खर्चा जो है वह बढ़ जाएगा फ्री में। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पानी देना है, लोगों को पानी की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं है तो हमें देना है। तो ये क्या बोलेंगे कि नहीं, हम आपसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये यहीं पर रह के ही इनको अपोज करेंगे। ये होते हैं फैक्शंस। जब हम एक ही पार्टी में रह के उनको अपोज करें, ना कि अलग पार्टी बन जाए, ठीक है। ये एग्जांपल तो मैंने सिंपल सी दी थी, आप कोई और बड़े लेवल की जो एग्जांपल है, ठीक है, उसको समझना कि वो ग्रुप जो कि हैप्पी नहीं है विद द पोजीशन ऑफ पार्टी और द शेयर ऑफ पावर, कैसे पावर बांटी जा रही है या क्या उसकी पोजीशन है, क्या इसकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी फाइट विद इन द पार्टी, उसी पार्टी में रह के फाइट करेगा। दिस इज कॉल्ड फैक्शंस, ठीक है। वो ऑपोजिशन क्यों बनेगा? क्योंकि उसको पता है ऑपोजिशन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऑपोजिशन बन गए तो ये कोalition तो जीतेगी जीतेगी, इसकी सब कुछ इंक्लूडेड है, हम हारेंगे, तो दे विल नॉट लीव द पार्टी टू बिकम ऑपोजिशन, ठीक है। ऑपोजिशन बनने का कोई फ़ायदा नहीं। एक एग्जांपल थी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में फॉर्म हुई थी, लेकिन जब 1948 में ये डुअल पार्टी मेंबरशिप मतलब फैक्शनलिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, तब इसको अलग पार्टी बनना पड़ा। लेकिन जो ये फैक्शंस थे, ये ज़्यादातर इस बेसिस पे नहीं थे कि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ये ज़्यादातर इस बेसिस पे थे पर्सनल एम्बिशंस, कि खुद के अपने कोई एम्बिशंस थे जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो फैक्शंस बन जाते थे। मेनली ये रीज़न था, या राइवलरीज, आपस में उनके झगड़ा होता था, इसलिए वो अलग फैक्शन बन जाते थे, ठीक है। तो फैक्शनलिज्म एक स्ट्रेंथ बन गई कांग्रेस की, एंड कांग्रेस जो थी वो एक बोथ ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी की तरह एक्ट करती थी। मतलब
कांग्रेस के टाइम पे वो ऑपोजिशन भी का रोल भी खुद ही प्ले कर रही थी, पार्टी रूलिंग पार्टी का भी खुद प्ले कर रही थी, क्योंकि ऑपोजिशन नाम मात्र के थे बिल्कुल, अगर थे भी तो उनकी ज़्यादा चलती नहीं थी, सब कुछ ही कांग्रेस में इंक्लूडेड हो जाता था। और इसको हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम, जो कि पहले इंडिपेंडेंस के बहुत समय तक कांग्रेस सिस्टम चलता गया, ठीक है। इसको हम कलेक्टिवली सबको बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। अब आता है एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। हमने पढ़ा कि ऑपोजिशन पार्टीज का कोई रोल नहीं था ज़्यादातर, कि उनको कोई भी अलग से प्रेजेंट करने के लिए उनके पास कुछ खास नहीं था, ठीक है। वो जीत नहीं पाते थे, बहुत मेयर सीट्स उनको मिलती थी। लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज में? क्योंकि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक करेक्टर। क्योंकि अगर ऑपोजिशन पार्टीज नहीं होंगी तो इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम डेमोक्रेटिक कैसे रहेंगे? डेमोक्रेटिक रहेंगे तो इलेक्शंस होंगे ना। तो डेमोक्रेसी रहने के लिए एक वन पार्टी सिस्टम ना होकर मल्टी पार्टी सिस्टम होने के लिए हमें एक प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है ऑपोजिशन पार्टीज़ की, ठीक है। सो देयरफॉर अ नंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्टेड, चाहे उनको एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ही मिल रही है, मतलब नाम की रिप्रेजेंटेशन कि हाँ आप ऑपोजिशन हो, लेकिन फिर भी उनको प्रेजेंस में उनकी प्रेजेंस होना ही हमारी इंडिया के डेमोक्रेटिक करेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वो उनका कुछ रोल था कि वो क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को, ठीक है, क्रिटिसाइज करना ही उनका रोल होता है। चेक्स एंड बैलेंस रखते थे, कांग्रेस कुछ गलत करेगी तो ऑब्वियसली वो क्रिटिसाइज करेंगे, तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखते थे और एंटी डेमोक्रेसी को प्रिवेंट करते थे। क्योंकि अगर ऑपोजिशन पार्टीज नहीं होंगी तो कांग्रेस की जो मर्जी होगी वो करेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो अभी एंटी डेमोक्रेसी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो कैसे इंक्लूड हुई हमारे फर्स्ट कैबिनेट में। जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट बना, मतलब फर्स्ट हमारे जो मिनिस्टर्स बने, ठीक है, उसमें ऑपोजिशन लीडर्स थे, जो मतलब जिनके आपस में विचार मिलते नहीं थे, दो अलग पार्टी से थे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों के विचार जो थे वो अलग थे। तो देखो अभी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी वो सोशलिस्ट पार्टी के बहुत फॉन्ड थे, मतलब उनको पसंद करते थे, और उन्होंने इनवाइट भी किया था जयप्रकाश नारायण जो कि सोशलिस्ट पार्टी थे कि आप भी हमारे कैबिनेट में आइए। तो इससे पता लगता है कि ऑल्दो दे वर ऑपोजिशन लीडर्स, दे वर ऑपोजिशन पार्टीज, बट देन स्टिल आर इंडियन लीडर्स दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ देम, दे वर वेरी लाइक हेल्पफुल ऑफ देम कि आपने हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखा है, ठीक है। तो इससे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि हम पार्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।